अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शारा दस्तूर से खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब। नाजरीन, इलेक्शन से पहले किसी भी हुकूमत के आखिरी साल हम क्या देखते थे कि अपोजिशन बड़ी तैयारी के साथ एक वाज़े लाए अमल के साथ कुछ मामलात लेकर सामने आती थी, बड़े स्ट्रॉन्ग्स के साथ सामने आती थी। लेकिन इस बार नए पाकिस्तान में ये नई तब्दीली है कि ऑपोजिशन किसी वाज़े हिकमत अमली के साथ सामने आती नजर नहीं आ रही, बल्कि सोच रही है कि करना क्या है। लेकिन अगर हम बात हुकूमत की करें तो हुकूमत वाज़े पॉलिसी के साथ सामने है, बल्कि कहना यह चाहिए कि अमल भी शुरू कर दिए। गुज़श्ता रोज मंडी बहाउद्दीन का जलसा यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अवामी राबता मुहिम का आगाज कर दिया। वही अंदाज था, वही एतमाद था, वैसा ही जलसा था, भरा भराया जलसा था, वही नारे थे, वही माहौल था जो हमें पहले नजर आता रहा है। लेकिन अदम एतमाद की जब बातें हमारे सामने आती हैं तो उसमें वज़ीर आज़म साहब का जवाब भी सामने आता है। एतमाद के साथ जवाब देते हैं और कहते हैं कि ऑपोजिशन के लिए मेरा खुला पैगाम है कि रोक सको तो रोक लो, हराएंगे आपको, इंतखाबात में हराएंगे और जेलों में डालेंगे। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दरीना साथी, माजी के दोस्त जहांगीर तरीन साहब का तज़किरा भी हम आज ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक बार फिर चमगोइयाँ हो रही हैं, कुछ हलकों में उनसे मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। कहना यह चाहिए कि मुख्तलिफ ज़राए से खबरें भी सामने आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात बड़ी अहम है। इस मुलाकात का क्या नतीजा होगा वो तो अपनी जगह, लेकिन इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब का जुमला बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं, ओ भाई साहब किधर की बातें, वो हमारे साथ थे, हैं, रहेंगे। ये भरोसे का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता, ये मोहब्बत का रिश्ता, ये कायम रहेगा, ये एहतराम का रिश्ता, कभी इसमें कोई दरार आ नहीं सकती। अब ऑपोजिशन की तरीके अदम एतमाद से मुतालिक फवाद हुसैन चौधरी साहब ने कहा, ये मुंह और मसूर की दाल। तो जनाब, ऑपोजिशन की गो मगो पॉलिसी, अदम एतमाद की बातें, बड़े बड़े दावे, वो अपनी जगह। उसके बरक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हुकूमत की अगर हम बात कर लें, उसके एतमाद की बात हम करेंगे। सारी सूरत हाल का आज हम जायजा लेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कैसर अहमद शेख साहब फ्रॉम PMLN और कुछ देर में सैयद अमीनुल हक साहब मिनिस्टर फॉर IT हैं, MKM से ताल्लुक है, हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करना चाहूंगा। सर, जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक ही सवाल कर लेता हूं, क्या कोई रोल प्ले कर सकते हैं या आपका मौक़िफ़ भी वही है जो फवाद हुसैन चौधरी साहब का है कि एहतराम का रिश्ता बाकी है, साथ थे, हैं और रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी है वो प्राइम मिनिस्टर के बाद फवाद चौधरी साहब हैं। राइट। सो मैं समझता हूँ कि उनकी बात को ही अथेंटिक समझा जाए। मैं अगर बात करूँ तो मैं जजमेंट की बात या कॉमन सेंस की बात करूँगा कि जहांगीर तरीन साहब के जितने भी दोस्त हैं वो हमारे आप कहें पार्टी के लोग हैं और पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े हुए हैं। ठीक। सो पार्टी के टिकट पे जिसने ये पार्टी के निशान पे लड़ा हुआ है वो इसी पार्टी में रहेगा, वो इस पार्टी को वोट देने का पाबंद है, अदरवाइज़ उसी वक्त वो D सीट हो जाता है। लिहाजा आप कह लें कि और कहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जहांगीर तरीन साहब ने कोई अदरवाइज़ बात की हो जो पार्टी के अगेंस्ट जाने की बात हो। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी आप कह लें कि जो इश्यूज़ हैं उनके वो या कुछ यू कैन से कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट की बात करें या कुछ सेटलमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के चूँकि पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके जी। और उनके दोस्त हैं, तो उस हवाले से वो बात कभी करें तो करें। कभी उन्होंने ये नहीं हुआ कि वो पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, कभी मैंने उनके मुंह से ही सुनी नहीं बात। लिहाजा जो फवाद चौधरी से बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अथेंटिक ठीक हो गया। यानी इसको यूं समझ लेते हैं कि जो हुकूमत की जो साइड है वहां पे तो कोई गड़बड़ महसूस नहीं हो रही। इस पर कमेंट भी ले लेते हैं कैसर अहमद शेख साहब आपसे। जिस तरह जमशेद इकबाल चीमा साहब ने कहा कि ज़ाहिर है अगर हुकूमती कोई नुमाइंदा अगेंस्ट वोट देता है तो आर्टिकल 63A के तहत वो नाअहल हो जाएगा और कोई ऐसा चाहेगा नहीं। अब चूंकि मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से होने की खबरें, तो मैं आपसे उसी पर कमेंट लूंगा कि इस मुलाकात में क्या बात हुई है सर, आप तक क्या इतलात पहुंची हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद इकबाल चीमा साहब ने जो बात की, वो कह रहे हैं कि जो देगा पीपल, जो इनका PTI का कोई मेंबर अगर वोट करेगा नो कॉन्फिडेंस के फेवर में तो D सीट हो जाएगा। देखिए, वो D सीट तो बाद में होगा, पहले वो वोट कास्ट करेगा ना अपना। तो अगर वोट कास्ट होगा और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो उसकी बात की फिक्र नहीं है कि वो D सीट हो जाए। वो तो पहले ही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द, हम भी मुस्लिम लीग भी यही चाह रही है कि जल्द से सर जल्द फिर इलेक्शन आपके हो। पास क्या इतलात हैं, कितने कितने मेंबर्स हैं जो आपको लगता है कि वो आपके साथ देंगे? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मेंबर्स की तादाद अगर आप बता सकें।
नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि कितने मेंबर हैं, लेकिन ये जो इतला देखिए ना, अभी राना सनाउल्लाह का आप ही कोट कर रहे हैं। इसके अलावा और पार्टी के जो मेन लीडर हैं, मेरी क्योंकि इस बारे में मैं नहीं कह सकता, ये ज़रूर कह सकता हूँ अच्छा। कि जो पीटीआई के एमएनए हैं, वो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो जो हालात देख रहे हैं ना, जो लोगों का, वो जा नहीं पा रहे अपने हलकों में, लोग उनको तनकीद करते हैं, लोग उनका मुखालफत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। तो वो चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी के अलावा अगला इलेक्शन जो लड़ना है उन्होंने, वो चाह रहे हैं कि पीएमएलएन से लड़े। वो कई मेंबर तो पीएमएलएन से ही गए थे, यहाँ से गए थे। ठीक है, अगर वो डी सीट हो भी जाते हैं तो उनको इस बात की परवाह नहीं है, वोट कास्ट कर लेंगे। जहाँ तक मैं समझाऊँ, जब शेद इकबाल चीमा हो सकता है उसको और क्लैरिफाई कर दे, अगर वो वोट कास्ट कर लेते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और ये हुकूमत चली जाती है और नए इलेक्शन कन्वीन हो जाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? क्योंकि वो तो ये चाहेंगे ना कि हम नए इलेक्शन में हमें टिकट मिले और जीतने वाली पार्टी का टिकट मिले, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी पार्टी से ही गए हैं। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि मीटिंग जहांगीर तरीन साहब ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया है इस मौके पे, ठीक। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोई हुकूमत का, ज़रूरी नहीं कि हम हुकूमत का साथ दें, ये तो उन्होंने ओपनली बात की है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो दोस्त है इमरान खान साहब ने के, तो पाकिस्तान के एक लीडिंग बिजनेसमैन और एग्रीकल्चर में वो है जहांगीर तरीन साहब, और मेरे साथ फाइनेंस कमेटी में थे पिछले, मेरे भी अच्छे जानने वाले हैं। सही। तो मैं बताऊंगा उनके साथ क्या किया, क्या है उनकी रेपुटेशन, उनका जो जिस तरह उनका उनके खिलाफ बातें की हैं इमरान खान साहब ने या इस हुकूमत ने, तो उनको उनके पल्ले रह क्या गया, उन्होंने क्या छोड़ा है? जो उनकी जो कोई कसर नहीं रह गई उनकी। ठीक है, उनकी नहीं जो है आपको ना, लगता है कि वो दोस्ती में दरार है, चलें इस पर मैं कमेंट भी लूंगा, लेकिन साथ ही जमशेद इकबाल चीमा साहब एक सवाल भी पुट करता हूं। ये तो आप चूंकि ज़रा आप कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं वो तो बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट इत्तेहादी। अब जब एमकेएम की बात करते हैं, हम काफ लीग की बात करते हैं, तो उससे मुताल्लिक थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। वैसे तो सर ये तासुर है कि हुकूमत तो बहुत कुछ देकर इत्तेहादियों को साथ रोक सकती है, ऑपोजिशन कुछ दे नहीं सकती, जिस पर ज़ाहिर है कैसर अहमद साहब कहते हैं कि हम हमारे टिकट से वो इंतखाब लड़ लेंगे बाद में। लेकिन इत्तेहादियों से मुताल्लिक बताएं कि उनको राम कैसे किया गया, या वो पहले ही राम थे, वो पहले ही मुतमईन थे, या कि कोई नई वजारतों की जो बात है वो दुरुस्त है? जहाँ तक देखिए MKM का आप थोड़ा सा इसमें ना आप इसका पर्सपेक्टिव देखें ज़रा। बड़ा मैं समझता हूँ हमेशा लॉजिक जो है वो प्रीवेल करती है। ठीक। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है लॉजिक होती है, उसी की बेस पे लोग फैसले करते हैं और उसी की बेस पे तय चीज़ें होती हैं। ये जो आप कह लें कि जो राइवलरी है या एनिमिटी है वो नून लीग और काफ लीग की है। अच्छा। उधर हम सिंध में देखते हैं राइवलरी या जो एनिमिटी है वो यू कैन से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की है, या जीडीए और पीपल्स पार्टी की है। सो यू कैन से कि जो मरियम बीबी हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान का कोई तबका नहीं छोड़ा कि जिसके साथ उन्होंने कोई अपनी एनिमिटी या कोई राइवलरी क्रिएट नहीं की, कि जिन तबकों का कोई तल्लक नहीं है इलेक्शन से या सियासत से, उनको भी इसमें ड्रैग इन किया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वरना हम आपका नाम लेंगे, ऐसे हमारे लिए कोई रोल प्ले करें, हमें कोई हम हारे हुए हैं फिर भी हुकूमत हमारे हवाले करें, इस तरह का जो ब्लैकमेलिंग थी। लिहाजा वहाँ भी कोई आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको कोई सपोर्ट करे, उन्होंने रियासत को और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सारी बात में जो चीज़ निकली है या निकल रही है वो तो शहबाज शरीफ साहब की, जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी कोई इंसल्ट वाला मामला पहलू जो है, ये इज़्ज़त कम होने वाला, वो निकल रहा है कि एक तो उनकी पार्टी डिसोन कर रही है। शहबाज शरीफ साहब को एक फ़िक्रा कहने की पोजीशन में नहीं है, सारी मुस्लिम लीग इकट्ठी होती है और आखिर में आगे बयान देते हैं कि जी जो लंदन बैठी हुई लीडरशिप है वो तय करेगी। भाई आप यहाँ छोले बेच रहे हैं, अगर लंदन बैठी हुई लीडरशिप जो है उसने तय करना है, और वो एक नाहल आदमी है, वो इस मुल्क से मफरूर है, उसका सियासत तल्लक कोई नहीं है, उसका ताहयात वो आपका डिसक्वालीफाइड है, अगर उसने तय करना है तो फिर कौन सी पार्टी, कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत, फिर आप कौन हैं? आप फिर यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं? आप मीडिया क्यों बुलाते हैं? आप लोगों से मुलाकातें क्यों करते हैं? फिर दूसरी बात, मतलब पार्टी अपनी शहबाज शरीफ को डिसऑन नहीं करती, उसका नाम बराए नाम इन्होंने सदर की टोपी उसके सर पर रख दिया और उसे बिल्कुल एक ज़ीरो वैल्यू नहीं देते। दूसरी बात कि उन्हें जाना पड़ रहा है चौधरियों के घर, चौधरियों के घर जा रहे हैं, बाकी लोगों के घर जा रहे हैं। डर उनको यह है कि मकसूद चपड़ासी वालों पैसों में वो अंदर जा रहे हैं और वो नाहल भी हो सकते हैं, ज़्यादा चांस ये है कि नाहल हो जाएंगे और गिरफ्तार होने का तो मतलब 100% इम्कान है।
सो बेसिक जो बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब बजाय कि ये बहादुरी से फेस करें, वो बड़ी बुजदिली से इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का जो एक पोस्चर था, जो उन्होंने पेंट किया हुआ था, जो पिक्चर एक पोर्ट्रेट पेंट किया हुआ था, वो ख़राब हो रहा है। इस सारी बात में जैसे कहते हैं पूरा मेला सजा फलाने की चादर चोरी करने के लिए, ये सारा मेला लग रहा है कि शहबाज शरीफ को जिसे कहते हैं ना एक साबित करना कि ये किसी काम का नहीं है, वर्थलेस आदमी है, ये किसी के घर भी चला जाता है, किसी के भी पाँव पकड़ लेता है, डर जाता है बिल्कुल। इसकी ना इसकी वैल्यू, ना इसको बिलावल वैल्यू देता है, ना इसको मरियम बीबी वैल्यू देती हैं, ना नवाज वैल्यू देते हैं, ना आप कह लें कि चोरी वैल्यू देते हैं, ना कोई उनको और बात मानता है। ये हर बंदे के पास जाते हैं, मिन्नतें करते रहते हैं। सो मैं समझता हूँ सारे केस में अगर देखें तो जो सबसे बंदा खराब हो गया है वो है शहबाज शरीफ। ठीक है। और शायद अभी और उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, खराबी और लिखी हुई है कि जो बेसिकली वो बार बार एक बात करते थे, मैंने देले की करप्शन नहीं की, मैंने देले की करप्शन नहीं की। वो देले वाले की बात कि हर चपड़ासी के अकाउंट से जो मिनिमम 55 करोड़ रुपया, किसी नौकर के अकाउंट से मिनिमम जो पैसे निकले, मिनिमम स्टैंडर्ड जो था वो 55 करोड़ रुपया था, और जो ज़्यादा निकले वो तो माशाल्लाह कोई हद नहीं है। और फिर जिस तरह आप कह लें कि TCS वाला डाक इकट्ठी करते हैं, हर रोज़ शहर से पैसे इकट्ठे होते थे, वो एयरपोर्ट पर जाते थे, एयरपोर्ट पर अंदर एक भट्ट साहब को दुकान लेके दी हुई थी, अपने S ब्लॉक पे पैसे काउंट होते थे, गुड़ियाँ बनती थी, फिर सरकारी गाड़ी में एयरपोर्ट पे जाते थे, एयरपोर्ट पे भट्ट साहब थे वहाँ पे जिनकी अंदर दुकान उनको किराए पे ली हुई थी, उनके थ्रू दुबई पैसे जाते थे, दुबई से TT वापस आती थी। ठीक, अब सर ये सारे जो मामला ये तो कोर्ट में मामला जाएंगे। मैं अब दोबारा से सवाल की तरफ आता हूं सर। दो छोटे छोटे से सवाल हैं। एक है कि क्या इत्तेहादी जमातों का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई प्रेशर है फॉर मिनिस्ट्रीज, और दूसरा क्या वज़ीर आज़म रूस के दौरे के बाद बहादुराबाद जा रहे हैं? बहादुराबाद? जी, बहादुराबाद कराची MKM मरकज। पहली बात तो ये कि इत्तेहादियों का प्रेशर हमेशा होता है, ये कभी नहीं हुआ कि इत्तेहादियों के नहीं, इन हालात में प्रेशर ज्यादा है सर? आप कह लें कि जैसे नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पे एक जिसे कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन, हमेशा इत्तेहादी जो है ये कंसर्न शो करते रहते हैं, और उसका मतलब थोड़ा निगोशिएशन उसका पर्पज़ होता है, या अटेंशन मेन आप कह लें कि एक अटेंशन या शेयर इन द यू कैन से गवर्नेंस या गवर्नमेंट, वो एक लेना मकसद होता है, ये हमेशा रहता है। ये नहीं है कि कभी आप कह लें किसी इत्तेहादी को बुलाएं तो आपकी तारीफें शुरू कर दें, कभी नहीं होता। इट नेवर हैपेंड। नहीं, लेकिन अब जो बात डिससेटिस्फेक्शन की है सर, जो बात आपने डिससेटिस्फैक्शन की है, वो सिर्फ ये मामला है कि उनको और वजारतें चाहिए, या जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के महंगाई की अगर हम बात करें, क्या उससे भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, महंगाई के हवाले से ज़रूर बात करें पहले। मैं समझता हूँ कि ये करने वाली बात है। ठीक, महंगाई पीपल्स पार्टी के 4 अदवार हैं। 4 अदवार में एक दौर में जो भुट्टो साहब का दौर था 14% महंगाई हुई, जो बेनज़ीर साहब जो यूसुफ गिलानी और जरदारी साहब का दौर था उसमें भी 14% एवरेज महंगाई हुई 5 सालों में। 5 साल की एवरेज महंगाई 14% है। बेनज़ीर साहब के एक दौर में 12% है और एक दौर में अपना 8% महंगाई है। नवाज शरीफ साहब के अगर 3 दौर देखें तो एक में 5% महंगाई है, एक में 7.25 है, और तीसरे दौर में 10% से ज़्यादा महंगाई है। ये 3 अदवार में। हमारे दौर में 8.52% महंगाई हुए। इस मुल्क में जब से आप कह लें कि जमहूरियत आई, ये क्या नाम है इसका, भुट्टो साहब की, उस दौर से लेकर डॉलर जो है यहाँ पे इंडस्ट्री तबाह हुई तो इंपोर्ट बढ़ गई, हमारे रुपये पे प्रेशर आ गया। डॉलर 4 रुपये 70 पैसे का होता था, जो 10 रुपये पे हो गया भुट्टो साहब के दौर में। उसके बाद कोई ऐसा दौर नहीं जिसमें डॉलर जो है वो आप पहले अप्रिशिएट ना हुआ हो या रुपये डेप्रिशिएट ना हुआ हो। उसकी वजह से एक दूसरा ये हुआ कि मतलब एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री को 2 लोगों ने हिट किया, एक भुट्टो साहब ने 70s में, और दूसरा आप कह लें कि इसमें इसहाक डार ने जो 2013 से लेके 2018 के तौर पर के दरमियान जब वो मशहूर हुए कि इकनॉमिक हिटमैन के तौर पर इसहाक डार ने कुछ शेख रशीद बदकिस्मती से एक बयान दे बैठे कि डॉलर महंगा होने जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं महंगा होगा, उन्होंने शर्त लगा लो। वो शर्त ऐसी लगी कि इस मुल्क का 60 अरब डॉलर उन्होंने उड़ा दिया कि डॉलर का रेट कम रखना है। ये एक ईगो, एक अहमक आदमी की ईगो जो थी, उसने इस मुल्क का आप कह लें कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के से बजाय इसे एक इंपोर्ट लेड कंट्री बना दिया। यहाँ की इंडस्ट्री इनकम्पिटिटिव हो गई, हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई और इंपोर्ट बेतहाशा बढ़ गई। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, जिससे हमारे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा रुपये की आर्टिफिशियली उसे हाई रखा गया। वो जब इसहाक डार साहब गए, मिफ्ताह इस्माइल साहब आए तो आते ही 25 रुपये डॉलर बढ़ गया।
और उसके बाद भी रुका नहीं, वो आगे जाता रहा। सो हमारे पाकिस्तान में आप कह लें 70 के बाद जितनी महंगाई है वो दो वजह से हो रही है। एक डॉलर के अप्रिशिएट होना या रुपये का डेप्रिशिएट होना, और दूसरा नेचुरल महंगाई। ये दोनों को अगर देखें तो तमाम अदवार में महंगाई ज़्यादा रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में अनफॉर्चुनेटली अगर देखें तो 14% 12% ये, और मुस्लिम लीग नून के दौर में देखें तो तीनों अदवार की इकट्ठी करेंगे तो ऑलमोस्ट 8% इनके दौर में महंगाई हुई। इस बात के बावजूद कि कमोडिटी प्राइसेस आखिरी दौर में कम थी और डॉलर को डेप्रिशिएट अपना आर्टिफिशियल नीचे रखा गया, फिर भी महंगाई ज़्यादा हुई, थोड़ी कम हुई, बाकी दौर में ज़्यादा हुई। सो यहाँ पे महंगाई पाकिस्तान का इशू रहा है। सो हमने इस महंगाई में बेहतर परफॉर्म किया। दुनिया में जब महंगाई 2%, ठीक है, हालात ज्यादा खराब हो सकते थे, बट ऐसी पॉलिसीज रही कोविड-19 की 5 वेव्स में कि हम बेहतर परफॉर्म कर सके। आपका पॉइंट था, मैं इस पर एक कमेंट कैसर अहमद साहब से भी ले लेता हूं। हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ठीक है सर, उन्होंने तो एलैबोरेट कर दिया जमशेद इकबाल चीमा साहब ने महंगाई से मुतालिक आपके दौर में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ। लेकिन मैं वापस अदम एतमाद की तहरीक पर ही आता हूं सर, क्योंकि जहां भी टॉक शोज हो रहे हैं वो गैलप सर्वे का हवाला PMLN की तरफ से दिया जाता है, तो उसी गैलप सर्वे का हवाला मैं भी दे देता हूं सर कि 53% पाकिस्तानियों की राय यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टर्म पूरी करेंगे। सर 53% पाकिस्तानियों की जब राय ये है तो फिर आप अदम एतमाद की बात क्यों कर रहे हैं? जी, आपने काफ़ी टाइम दिया जमशेद साहब को, उन्होंने सारी तफसील से बताया। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को वो वहाँ बैठे हुए हैं तो उनसे क्यों पूछते हैं। वो देखिए हमारे ग्रेट लीडर हैं, सरपरस्त हैं पार्टी के, और आपने ये गैलप सर्वे का भी हवाला दिया। कल की सारी अखबारों में है कि पूरे पंजाब को ले लें और KPK को ले लें और कराची को ले लें, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो आप कहते हैं कि नहीं, आप अगर उस गैलप सर्वे को इतनी वेटेज दे रहे हैं सर, तो 53% पाकिस्तानियों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म टर्म पूरी करेंगे, फिर 53% पाकिस्तानियों का एहतराम कर लीजिए, अदम एतमाद की बातें छोड़ दीजिए। मैं तो हर सर्वे को, हर स्टैटिस्टिक्स को वेटेज देता हूँ। ठीक है, जो कुछ कहा है मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए, हम अपने इदारों के ऊपर, जो हमारे इदारे हैं ना, यही है। इन्होंने ही कहा कि हमारी फिगर्स हमारे दौर में ठीक नहीं थी। मैं कहता हूँ उस वक्त भी सही थी, आज भी सही है। फिगर्स हमारे स्ट्रेटेजी, मैं क्योंकि फाइनेंस का आदमी हूँ, मैं समझता हूँ हम फिगर्स को चैलेंज नहीं कर रहे। जो फिगर्स कही गई हैं कि नवाज शरीफ साहब सबसे पॉपुलर शख्सियत हैं, यानी आप इस फिगर के साथ भी खड़े हैं कि 53% पाकिस्तानी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब टर्म पूरी करेंगे। अगर गैलप ने कहा तो मैं बिल्कुल खड़ा, मैं तो मान रहा हूँ गैलप की सारी बातें। ठीक, मैं उसके सर आप फिर दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, सर, चूंकि अदम एतमाद के लिए ज़ाहिर मुलाकातें हो रही हैं। एक छोटा सा सवाल भी सर ले लीजिएगा, आप इसे सवाल करना चाहता हूँ सर। जो इत्तेहादी जमातें हैं PTI की, जमशेद साहब ने पूरी इकानमी की, पूरी पॉलिटिक्स की बात की, मुझे मुख्तसर जवाब देने दे। लेकिन एक तो मैंने कह दिया कि हमारे सरपरस्त और आला लीडर हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बोला इन्होंने, वो लीडर इनको अच्छा बुरा लगता है जो कि मुल्क की इकानमी को बेहतर कर रहा है, जो कोई पंजाब के उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की अपने दौर में, और आज अगर वो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी करें और मिल के बैठे और मुल्क के लिए हमारी कोई अनाएं नहीं है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। इनको वो लीडर अच्छा लगता है जो किसी के पास ना जाए, किसी से बात ना करे, अपोजिशन को हाथ ना मिलाए, मुल्क को जहां पहुंचा दो। सिर्फ ये है कि उनकी अपनी अना बाकी रहे, झूठे वादे करे। कल के जलसे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बातें की हैं, अब ये बताइए कि क्या रियासत मदीना ये है कि आप झूठ बोलते रहें और आपने जो टारगेट दी है उसका कोई भी पूरा ना करें और रियासत के अवाम का बेड़ा गर्क कर दें। अब बताइए, इन्होंने पूरी तफसील की। मुस्लिम लीग के दौर में, क्योंकि जमशेद इकबाल साहब ने बड़ी बातें समझते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मानते भी हैं, जो सही बात होती है उसको मानते हैं। मुस्लिम लीग के दौर में ये बता देना कि कितना डॉलर अप्रिशिएट हुआ, पाकिस्तान की करेंसी कितनी, उन्होंने बताया तो है कि 8% महंगाई हुई आपके दौर में। पहले नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो 110-12 रुपए था डॉलर, फिर मिफ्ता आए 120-22 तक पहुंचा। अब उससे इन्होंने, सर यहीं पर एक सवाल छोटा सा ले लीजिएगा, सर। आपने जो कि पेट्रोल प्राइस की बात की कि उस दौर में पेट्रोल प्राइस ये थी, सर उस वक्त सेल्स टैक्स कितना था सर? ये सेल टैक्स तो मेरे ख्याल में वही, मुझे सही एग्जैक्ट नहीं है। और फिर ये सवाल कि आज सेल्स टैक्स कितना है सर? तो आज सेल टैक्स जीरो किया है, लेवी लगाई हुई है, पेट्रोलियम लेवी। सेल्स टैक्स जीरो सर, लेवीज कम कर दी। अगर यही जो टैक्स आपके दौर में लगता रहा सर, वो टैक्स अगर आज लगा होता तो पेट्रोल प्राइस और ज्यादा होती सर। ये को एक्सप्लेन तो करने दे माय डियर सर। लेकिन आप
बात आप सही कह रहे हैं कि सेल टैक्स आज कम हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को। पर मसला ये है कि हमारे दो में भी 2014 में तेल की प्राइस इससे आज $95 है ना, इससे ज़्यादा थी, $110-20 चली गई थी। और उसके बाद हमारा उस वक्त भाव 110-120 रुपए लीटर का था, आज 160 रुपए चला गया, हालांकि 95 रुपए, क्योंकि ये खुद मान रहे हैं जमशेद साहब और सही कह रहे हैं कि एक तो इंटरनेशनल महंगाई हुई है और दूसरा डॉलर का रेट इतना बढ़ा दिया, 55 रुपए जब आप डॉलर बढ़ा देंगे तो डॉलर में ये चीज़ें खरीदी जाती हैं ना, चाहे दालें हों, चाहे अद्वियात हों, चाहे खुर्दनी तेल हो, खाने का तेल हो, और चाहे गाड़ियाँ हों, जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चाहिए, ये सारे ट्रैक्टर हों, सारी चीज़ें डॉलर में आएंगी ना, बाहर से आएंगी और महंगी होंगी। तो ये महंगाई दुनिया में हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो किसी को कोई इनको सिखा देता है ना, वही वो बात करते हैं। वो तो रियासत मदीना करना चाह रहे हैं, जो लोगों का जो जिस किस्म की महंगाई की है, क्या रियासत मदीना में इतनी महंगाई होती थी? अच्छा, फिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनको कहा गया जी कि पूरी दुनिया में महंगाई है। हाँ है, जमशेद साहब सही बात करें, लेकिन ये डॉलर जो हमने 55 रुपए बढ़ा दिया ना, वो एडिशनल महंगाई है और लोगों की तनख्वाह रुपए में है। लोगों की तनख्वाह, जितना भी फिक्स इनकम तबका है, उनकी तनख्वाह रुपए में है। इस पे सर अगर आप इजाजत है मैं थोड़ा सा रिस्पांस पे ले लूं, आपकी दो बातों का मैं रिस्पांस लेना चाह रहा हूं। एक ये थोड़ा सा एमकेएम की बात मुझे एक्सप्लेन करने दे, बाकी तो फिर आप उनको टाइम दीजिएगा। ठीक ठीक। बात ये है कि मैं कराची रहता हूँ और एमकेएम से मेरी बहुत ज़्यादा, हमें शुरू से नहीं, पिछले बड़े अरसे से उनसे इंटरेक्शन है। तो ये एमक्यूएम जो है ना, वो दरमियाने मुतवसत तबके के लोगों की जमात है। अच्छा। इनके ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं। कराची में करोड़ों आबादी है और मिलियंस लोग जॉब करते हैं। तो वो उनकी तनख्वाह तो किसी किस्म की इतनी बड़ी नहीं जितनी कि महंगाई बढ़ी है, तो वो बहुत बुरी तरह हिट है। और वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना बोझ, एक दो वजारतें लेके वो क्या करेंगे। अगले इलेक्शन आने वाले हैं, अगर अगले इलेक्शनों में अपने आप को वो आवाम के सामने डिग्रेड कर लेंगे और ये कहेंगे कि हमने वजारतों के लिए वजारतें ले ली, लोग इनको कहेंगे आपने हमारे लिए क्या किया, आपने तो वजारतें ले ली, एक की बजाय दो ले ली। इस वक्त बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। अच्छा। और मुझे श्योर है एमक्यूएम जो है ना, वो इनको साथ इस बहुत बोझ उन्होंने उठा लिया। खुद खालिद ने कहा है, खालिद सिद्दीकी ने, कि भाई हमने बहुत बोझ हुकूमत का उठा लिया, अब हमसे ज्यादा और बोझ नहीं उठाया जाता। नहीं, और ये तो उन्होंने कहा सर, लेकिन उन्होंने हुकूमत का साथ देने का भी कहा। अब अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बता दें कि क्या ऐसी कोई यकीन दहानी एमक्यूएम की तरफ से कराई गई है कि वो साथ आपका देंगे? मेरा ख्याल है कि लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। वो तो उनकी मर्जी है जी, वो साथ दे या नहीं। आप लोगों को कहा गया है सर एमक्यूएम की तरफ से, चूंकि सर एमक्यूएम रहनुमा ये कहते हैं कि आप लोगों ने कोई मामला खोल के रखे नहीं है, वाज़ेह लाया अमल सामने लेकर नहीं है, अपने कार्ड्स अपने शो नहीं किए। अदद की जो बात जिस तरह आपने कहा कि आपको इल्म नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं बताया जा रहा, वो कहते हैं हमारे सामने कोई प्लान नहीं रखा जा रहा। अभी तक तो देखिए ना, नो कॉन्फिडेंस की मूव की कोई डेट नहीं है सामने। अभी तो बहुत टाइम है ना, 10, 15, 20 दिन या जितना भी कोई टाइम है, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन वक्त है। उसके पहले तो जब नो कॉन्फिडेंस होगा, वो उसके बाद भी 2-3 दिन का पीरियड होता है। ये सारी चीजें जरूर एक्सप्लेन की जाएंगी। उससे पहले हर एक का राइट है वो अपना मुख्तलिफ पार्टियों को कन्विंस करे। देखिए, इनके अपनी मेजॉरिटी तो नहीं है पीटीआई की, ये भी उन्हीं के आसरे पे ही, जो एलआई पार्टी है उनके ही सपोर्ट से हुकूमत बनाई हुई है ना। तो अगर वो एलआई का अपना राइट है, वो पार्टी है, वो कोई इनके कोई बाउंड नहीं है पीटीआई के, तब उन्होंने अपना ये ज़ाहिर किया। ये बात आपकी दुरुस्त है, वो बाउंड नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है। वो ये कहते भी हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अपना एक स्टांस है, ये बात आपकी दुरुस्त है। सर मैं जमशेद इकबाल चीमा की तरफ जाऊंगा। सर 3 पॉइंट्स। एक ये कि कैसर अहमद शेख साहब ने कहा कि उनके दौर में भी $110 फी बैरल पे प्राइस चली गई थी, बट उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया। दूसरा उन्होंने कहा कि $55 आपके दौरे हुकूमत में क्यों बढ़ा। और सर इन दो के अलावा जब हम बात बिजली की महंगी होने की भी करते हैं, ₹6 महंगे करने की तैयारी, सर ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पर आपको रिस्पॉन्ड तो जरूर करना चाहिए। देखिए, एक तो ये कि जो बिजली की इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 38,000, मतलब कुछ फिगर 40,000 की आ रही है और कम से कम 38,000 की आ रही है। ठीक। 38,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर 38,000 है, प्रोडक्शन आजकल 10,000 हो रही है। सर्दियों में प्रोडक्शन हमारे पास डिमांड 10, 11, 12,000, 10, 11, 12,000 मेगावाट होती है। ठीक। जो मुआहदे किए गए बिजली के, वो ये था कि जी आप बिजली पैदा करें या ना करें, हम आपसे खरीदें, हम आपसे खरीदेंगे भी और आपको कैपेसिटी चार्जेस देंगे। ठीक। कैपेसिटी चार्जेस, जब बिजली यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 25-26 हज़ार थी मेगावाट आपका पर डे,
उस वक्त आप यू कैन से हमारी पीक डिमांड भी कुछ 26-27 हज़ार यही होती है। ठीक। उस वक्त आप कह लें कि इस बात की समझ आती थी। और जब 40,000 लगा दी गई तो उसमें एक बड़ा इशू ये बना कि जो बिजली लगाई गई वो लगाई गई 16 लाख, कुछ मुआवजे $16 लाख पर मेगावाट हुए, कुछ $14.5 लाख पर मेगावाट हुए। दुनिया में उस वक्त लग रही थी $9 लाख पर मेगावाट बिजली लग रही थी फर्नेस ऑयल से। $6 लाख पर मेगावाट कमीशन लिया गया माशाल्लाह। दोनों भाइयों ने उधर अपना ख्वाजा आसिफ साहब और नवाज शरीफ ले रहे थे मरकज़ में, और इधर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तेज़ी से ये काम किया। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बिल्कुल नहीं बिछाई। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पहली आके हमने बिछाई है 800 किलोमीटर की, इससे ये मटियारी वाली, इससे पहले कोई नहीं थी। मतलब बिजली के कारखाने लग गए, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस के मसाइल की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ट्रांसमिशन पर काम नहीं है, बिल्कुल ठीक। जमीन के पैसे दे। अच्छा, वो एक काम हुआ जो जिसकी आज हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है। दूसरी बात इसमें यह है, जो डॉलर की उन्हें बात की, मैंने जो इसहाक डार साहब को कहा, मैंने नहीं कहा, बेसिकली ये दुनिया ने कहा कि ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक हिटमैन है। इकोनॉमिक हिटमैन का मतलब कि जिस बंदे ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, ये दुनिया के आप कह लें इकोनॉमिस्ट ने कहा। वजह ये थी कि आप कह लें कि इन्होंने जैसे जगह जगह बारूदी सुरंगें कि बाकायदा जैसे कहते हैं मुख्तलिफ जगह पे एंट्रियाँ डाल के, तो ये आप कह लें फिगर आगे पीछे थोड़ा बहुत करते थे जितना कर सकते हैं, जितना आइन से हट के या आप कह लें कि छुपा के किया जा सकता है वो करते रहे। उससे ये हुआ कि डॉलर जो है वो मसनूई तौर पर महंगा रखा गया, उसकी कीमत थोड़ी रखी गई, रुपए की ज़्यादा रखी गई। और सिर्फ 4 महीने में मिफ्ताह इस्माइल के दौर में $25 बढ़ गया। हमें जब मिला डॉलर तो $125 का था, और जब इसहाक डार साहब छोड़ के गए तो $103 का छोड़ के गए थे। $22 डॉलर जो है ये विद इन 6 मंथ बढ़ा इनके अपने दौर में, या आप कह लें कि यू कैन से कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का था उसके दौरान बढ़ गया। हमें मिली 18 अगस्त को हुकूमत। 18 अगस्त को जब हमें हुकूमत मिली तो डॉलर $125 का था, और उस वक्त भी इसके अभी रैशनलाइज नहीं हुआ था, ये सीधा सीधा चला गया सीधा 160 पे, इसे कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट में ही $160 पे डॉलर चला गया कि आपकी इंपोर्ट थोड़ी है, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है, आपने कर्जे भी ज़्यादा ले लिए, फिर भी आप कह लें कि आप मैनेज नहीं कर सके उसको। लिहाजा उसका इम्पैक्ट ये था, ये नहीं है कि हमारी वजह से हुआ है। बेसिकली हमें स्पिल ओवर इफेक्ट मिला जो पहले 6 महीने में मिल गया, सिर्फ पहले 6 महीने में। अगर आज कोई डॉलर जो बढ़ा है मतलब 165 से 164 से 75 पे गया, इसके हम जिम्मेदार हैं। ये हमारा काम है, ये हमारे खाते में आता है। वो जो उस वक्त 154 में या 164 में गया वो आपका काम था, आपकी किए दरे जो हम भुगत रहे थे। और वही एक मेजर वजह बनी महंगाई की। और महंगाई को आप कह लें कि जो हमने बात यह है कि जब इतना डॉलर भी बढ़ा और पूरी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस भी बढ़ी, इसके बावजूद अगर हमारी आज 9.5% पे महंगाई को हमने मैनेज किया है, जब दुनिया में 6.5 से 7% है, तो हमारी महंगाई नॉर्मली दुनिया से कुछ 4-5% ज्यादा होती है। और आपको लगता है सर कि ये बात अमेरिका से ज्यादा होती थी? ये बात अवाम को समझाने के लिए इमरान खान साहब ने राबता मुहिम का आगाज किया। इमरान खान साहब खुद अवाम में जाके अब उनको समझाएंगे कि ये जो परेशानी है, ये जो तकलीफ है, एक तो वक्ती है और एक क्यों है, वो खुद समझाएंगे। अब देखें, गवर्नेंस में आप जो जिसे कहते हैं ना जमहूरियत में और ऑटोक्रेसी में या मोनार्की में या बादशाहत में जो फ़र्क है वो यही होता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में यू कैन से जमहूरियत में इंक्लूसिव गवर्नमेंट होती है। ठीक है। उसमें पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है। उसमें अवाम को भी अलाइज तो और बात है, आप कह लें पार्लियामेंटेरियन तो और बात है, आप अवाम को भी इत्मीनान में लेते हैं। अवाम को इत्मीनान में लेना पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। ये लिहाजा इमरान खान अपने अवाम को इत्मीनान में लेते हैं। ठीक है, वो इत्मीनान में लेंगे, इसलिए वो अवाम में जा रहे हैं, अवाम में मौजूद। ठीक है चीमा साहब, एक मुझे बस लास्ट मिनट है इस सेगमेंट के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, लास्ट मिनट है, आपसे कुछ कमेंट ये लूंगा कि इमरान खान साहब पूरे इत्मीनान है, अवाम में जा रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं। आप लोग भी अवाम में ही जाएंगे या मरीम नवाज की धमकियों से ही काम चलाएंगे? कि टिप्स हैं? हम तो सारा दिन अवाम में होते हैं और हमें पता है अवाम का हालत क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊं कि इमरान खान कहते थे कि जब ये आए ना तो 1,25,000 रुपए फी का हर कोई मकरूज था। आज इन्होंने 2,20,000 हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिए। आप बताइए, जो स्टॉक एक्सचेंज की पिछली बार भी मैंने बात की थी जमशेद इकबाल चीमा से, ये कहते हैं ये बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू जो कैपिटलाइजेशन है वो $100 अरब से 45-46 अरब डॉलर होगी। अब आप मुझे बताइए कि इन हालात में सर्कुलर डेट जो है हम छोड़ के गए थे 1,000 अरब रुपए, अब 2,200 अरब रुपए हो गया सर्कुलर डेट।
बिजली की कीमतें बढ़ा के इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं, इनको जो ये तो कहते थे हम बिजली को हम थ्रेफ्ट जो है उसकी चोरी खत्म करेंगे या कम करेंगे। बताइए कौन सी ये इनमें सारा चोरी कंपैरिजन अपनी जगह सर, ये सारा कंपैरिजन अपनी जगह, सिर्फ एक जुमले में बताएं कि क्या वाकई फैसला हो गया तरीके अदम एतमाद का, या अभी भी सोचेंगे, यू टर्न ले सकते हैं? नहीं, तरीके एतमाद का तो हमने फैसला कर लिया है। ठीक अब है, उसकी नहीं अगर किसी ने हाथ ना पकड़ाया सर, करें। किसी ने हाथ ना पकड़ाया, जी। पीपल्स पार्टी ने भी हाथ किया, तो फिर क्या करेंगे जो माजी में होता आया है, हमने तो चाहे मिनी बजट हो चाहे चेयरमैन तो सेनेट का इंतखाब ये हो? रिस्क लेंगे। हम तो ये रिस्क लेना है, क्योंकि हम तो आवाम को क्या नहीं जवाब दे पा रहे कि हम क्यों नहीं ये बात कर रहे, जबकि इतना वो तकलीफ में है, तो हम उनकी बात को क्यों नहीं ठीक उठा रहे। ठीक, अब बहुत पार्टी शुक्रिया, नहीं देगी, शुक्रिया सर, शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद की, और उसके बरक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पुरएतमाद लहजे की। लेकिन इसके बाद चूंकि गुफ्तगू में महंगाई का तस्करा हो गया, तो ब्रेक के बाद जरा जिक्र हम करेंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो मामला है, ये जो तनाज़ा है, इसका पाकिस्तान की महंगाई पर क्या असर पड़ सकता है? क्या आटा उस जंग की जो मुमकिन जंग है उसकी वजह से महंगा होगा? इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। यहाँ पर लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है, इसके अलावा सोने के लिए इंतज़ाम है। जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में होते हैं उनको रात गुजारने के लिए जगह चाहिए होती है। आवाम बस सो जाता है घर की तरह। प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम है, हम उनके साथ जो है वो पाँव से पाँव मिलाकर चल रहे हैं और उनके विजन को अच्छी तरह समझते हैं। अब तो नई पनाहगाहों का सिलसिला भी चल पड़ा है। तो इस्लामाबाद की हद तक CDA ने हमें 4 प्लॉट्स दिए हैं जहाँ पे 4 नई मॉडल पनाहगाहें बनाई जाएंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, रूस और यूक्रेन तनाज़े की बात करते हैं, और मगरबी ममालिक के दरमियान जो कशीदगी हमें अब नज़र आ रही है इस तनाज़े की वजह से कि नेटो इत्तेहाद ने मशरक़ी यूरोप में अफवाज और बहरी बेड़ों की तादाद में इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ अमरीका की अगर बात करें तो यूक्रेन पर मुमकिन रूसी हमले के पेश नज़र 8,000 फौजी अमेरिका ने भी तैयार रखे हैं। यूक्रेन की सरहद की अगर बात कर लें तो कुछ रिपोर्ट्स हैं 1 लाख, कुछ हैं 1.5 लाख के वहां पर रूसी फौजी तैनात कर दिए गए हैं। रूस इनकार करता आ रहा है कि कोई हमला नहीं करना, लेकिन जो हालात हैं वो हमले की तरफ जाते दिखाई भी दे रहे हैं। अभी जो कशीदा सूरत हाल है इसके बायस आलमी बरादरी में तशवीश का इजहार जो है वो किया जा रहा है। और अगर हम हालिया कशीदगी की बात कर लें तो यूँ तो मामला 2014 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो लास्ट ईयर से मामला है ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं, चूँकि ये कहा गया है रूस की तरफ से कि जो जंग बंदी का माहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी तनाज़े की अगर हम बात कर लें तो इसके तनाज़े के हल के लिए तुर्की ने भी सालसी की पेशकश की। हालात मजीद कशीदा हो जाते हैं तो ज़ाहिर है एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी
तेज़ी से ऊपर जाएंगी, यानी ये बहरान पैदा हो सकता है, एक इन्फ्लेशन आ सकती है और एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चीनी सदर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी यूक्रेन और रशिया तनाज़े के जो सियासी हल है उस पर जोर दिया है। पाकिस्तान भी इसी से मुतालिक बयान देता आया है कि मिलकर बातचीत से इस मामले को हल किया जाए। इस अहम मामले पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम अपने मेहमानों का तारुफ करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं आप, और डॉक्टर नूर फातिमा इकोनॉमिस्ट हमें ज्वाइन करेंगी। जनरल साहब, पहले आपकी तरफ ही आता हूं। सर, जब हम बात कर रहे हैं इस तनाज़े की, थोड़ा सा इसके करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, कोई इम्कान है कि रशिया बाकायदा हमला कर दे यूक्रेन पर, और अगर ऐसा मामला होता तो अमेरिका का रोल क्या होगा? जो 8000 फौजी उसने तैयार रखे, क्या वो शामिल होगा इसमें, इस लड़ाई में, इस जंग में? जी, इसका मैं जवाब देता हूँ। इसका आप बैकग्राउंड तो अभी हमें पता है कि आपको पता है कि 2-2.5 दहाइयों तक बिल्कुल ऐसा ही है सर। को ये कड़वाहट तो थी कि वो यूएसएसआर टूटा और ये तमाम खित्ते जो उनका हिस्सा थे उस पर आहिस्ता आहिस्ता मगरब उनकी तरफ बढ़ रहा था। और ये अभी जो, और कुछ आपको पता है कुछ ईस्टर्न यूरोप मुल्क जैसे पोलैंड वगैरह उन्होंने नेटो में शामिल भी कर लिए। अब ये जो है इसकी तरफ बढ़ रहे थे कि यूक्रेन को भी नेटो में शामिल कर लें। रूस ने वहाँ रेड लाइन लगा दी कि ये नहीं हो सकता, ये एक इसका मुहर्रक है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने जब ये महसूस किया कि जर्मनी जैसे कुछ यूरोपियन ममालिक जो हैं वो रशियन गैस के ऊपर उनका इन्हिसार होता जा रहा है, रूस को फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, तो वो उसको भी थोड़ा सा, वो भी अमेरिका को ये मसला है जिसको वो हल करना चाहता है या कम से कम डराना चाहता है जर्मनी जैसे मुल्कों को। तो ये एक ब्रिंकमैनशिप की गेम चल रही है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये ओपन कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे। ये जरूर चाहता है अमेरिका, ये जरूर चाहता है कि किसी तरीके से यूक्रेन और रूस भिड़ जाएं ताकि, और खुद वो इसमें मुलव्वस ना हो। सर, आपके इस पॉइंट में वजन बहुत है, चूंकि ऐसे ही बयानात भी सामने आ रहे हैं कि जो हालात नजर नहीं आते उसके बरक्स बयानात बाइडेन साहब के आ जाते हैं, अमेरिका के बयानात सामने आ जाते हैं। इसका मतलब वाकई यही है। और एक छोटी सी बात जो वहां पर हो सकती है, देखिए एक्सीडेंटल वॉर हो सकती है जो कि शॉर्ट लिव्ड होगी और उसके लेकिन प्रॉब्लम तो होंगे वहां पर। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कैसे खत्म होगा कि वहां पर यूक्रेन में कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां पर के सिविल स्ट्राइफ है, इंसरेक्शन है, रूस के हामी लोग मौजूद हैं। मेरा ख्याल ये है कि रूस की पूरी कोशिश ये होगी कि इंटरनली किसी तरीके से जो पॉलिटिकल सेटअप है यूक्रेन का उसको चेंज किया जाए। अगर वो नहीं होगा तो ये जो खित्ते रूस के इन्फ्लुएंस में है वहां पर थोड़ी सी सिविल वॉर हो सकती है। इससे ज्यादा कुछ होने का इम्कान नहीं है। इतने बड़े बड़े मुल्क ये इतने पागल नहीं है कि इतने इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और ये एक दूसरे पे पिल पड़े। गो के ये ठीक है, वो अभी आपको पता है हाइपरसोनिक मिसाइल भी उन्होंने बात की है। फिर बेलारूस ने कहा है कि अगर ये और बड़ा, वो चूंकि हामी है इनके रूस के, वो कहते हैं हम वहां से मंगवा लेंगे, न्यूक्लियर हथियार मंगवा लेंगे। तो ये एक ब्रिंकमैनशिप है। और दूसरी बात मैं ये ऐड कर दूं कि पाकिस्तान किसी भी पोजीशन में नहीं है कि ये जो तनाज़ा है इसमें कोई भी रोल अदा कर सके। अच्छा, पाकिस्तान बस दुआ कर सकता है कि अल्लाह करे कि ये ठीक हो। सर, तो इमरान खान साहब का दौरा रशिया, क्या उसमें इस मामले पर बात नहीं होगी? उससे ज्यादा अहम मामले हमारे लिए मौजूद है मेरे भाई। ये अपना अफगानिस्तान है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सीपैक है, उनका जो उन्होंने जो आना है गर्म पानियों तक, उसके रास्तों की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई टाइम होगा उनके पास ये दूसरी बातें कर। सो यू थिंक कि ये इशू भले एक बड़ा इशू है लेकिन इसका पाकिस्तान पर कोई इंपैक्ट नहीं है, दैट इज द रीजन कि हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे? जी, इंपैक्ट से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं बनता। इंपैक्ट तो अगर खुदा न खास्ता बड़ी बात होगी तो इंटरेक्ट हो सकता है। हाँ जी, लेकिन कोई पाकिस्तान का रोल नहीं है इसमें। अब अगर रोल की बात कर लें सर, तो चाइना का रोल क्या हो सकता है? चाइना ने ये तो कहा है कि चाइना ने तो अपने रोल का इजहार कर दिया है। चाइना ने स्ट्रेट अवे साथ दे दिया है रूस का। और जो अभी आप देखें हाल ही में जो चीन और रूस के सदूर ने जो एक बयान दिया है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे यूनिपोलैरिटी को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो निज़ाम है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दुनिया का, वो भी दुरुस्त नहीं है और इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क भी दुरुस्त नहीं है और हम इसको चैलेंज करते हैं और इस तरीके से आगे नहीं चल सकता। तो आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यूनिपोलैरिटी जो है ये तकरीबन ख़त्म पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये दुनिया दोबारा बाइपोलर होने जा रही है या हो चुकी है। ठीक सर, जब भी हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, जेनेसिस इसका यूरोप से होता है और ज़ाहिर है मामला यूरोप का होता है लेकिन मुतासिर पूरी दुनिया होती है। ज़ाहिर है इस मामले में भी हम ऐसे ही देखेंगे कि मुतासिर पूरी दुनिया होगी। ये यूरोप सेंट्रिक क्यों है? यहाँ से ही मसाइल का आगाज क्यों होता है जो कि पूरी दुनिया को मुतासिर करता है? फिर देखिए, दुनिया जो है इसके दो फ्रेमवर्क है ना जिनका अभी मैंने जिक्र किया, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क।
अब ये अमेरिका और यूरोप ये महवर हैं इन दोनों फ्रेमवर्क्स का, क्योंकि इनके अमेरिका के बनाए हुए फ्रेमवर्क्स हैं। और इसलिए ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्यों हम सब मुतासर होते हैं, इसलिए कि जो मेन प्लेयर्स हैं इस फ्रेमवर्क के, जब वो कोई चीज का फैसला कर लेते हैं तो ये फ्रेमवर्क के अंदर अंदर जितने भी दुनिया है वो सारी मुतासर होती है। बिल्कुल ठीक, ये वजह है इसकी। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर नूर फातिमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी कमेंट ले लेते हैं। इम्पैक्ट से मुतालिक हम बात करें। डॉक्टर नूर, ये मुझे बताइएगा, ऑयल प्राइसेस किस हद तक मुतासर करेंगी इस मामले को देखते हुए? अगर हम कहें कि ज़ाहिर है एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन हिट करेगी, ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ऐसे है कि जी ऑयल प्राइसेस को अगर आपको याद हो तो 2 महीने पहले प्यूटन ने ये कहा था कि ये $100 पर बैरल जो है ये चला जाएगा। ये 2 मंथ पहले की बात है। 90s में तो हम आ चुके हैं, और क्रूड ऑयल तो इससे भी ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो 12% ऑफ द शेयर जो है वो रशिया का है क्रूड ऑयल के अंदर। सही। और अगर आप ये समझते हैं कि अगर इन केस ये कैटास्ट्रॉफी होती है और इंटरवेंशन होती है, सो फार तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं और जाहिर है कि एक ब्रिंकमैनशिप की भी बात हो रही है, लेकिन अगर ये होती है तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में हिट करेगा और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, और पाकिस्तान ऑलरेडी हिट है ऑलरेडी IMF की कंडीशनलिटी से और हाई प्राइसेस से, तो ये 100 बैरल जो है ये क्रॉस कर जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एक तरह का डाउन टर्न लेकर आएगा, इन्फ्लेशन बहुत हाई लेके आएगा। उसके लिए हमें अभी से ही प्रिपरेशन कुछ कर लेनी चाहिए मेंटली, और उसके लिए हमें ऑलरेडी मेजर्स ले लेने चाहिए। अच्छा, क्योंकि फॉर एग्जांपल क्या मेजर्स ले सकता है पाकिस्तान? व्हाट ऑप्शंस वी हैव? पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान जो है, अगर मैं ये बात करूं इंटरवेंशन के रेफरेंस से, तो पाकिस्तान शुड नॉट टेक एनी पोजीशन विद एनीवन, एनी ऑफ द पार्टी। ठीक। पाकिस्तान जो है पहले ही पोजीशंस की वजह से और डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं कि चाइना को हम चूंकि बहुत फोकस करें, तो आप देख रहे हैं कि IMF की जो कंडीशनलिटीज है हार्ड हाउस में, उसका एक इम्पैक्ट है, वेदर के इट इज नॉट वेरी विजिबल और इट इज नॉट ओपनली सेट। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि ना तो हम इस वक्त यूक्रेन की साइड कर सकते हैं, ले सकते हैं नेटो की, और ना हम इस वक्त ये कर सकते हैं कि रशिया की साइड खड़े हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि US ने बहुत क्लियरली ये इंडिकेट किया है कि देयर विल बी सैंक्शंस अगेंस्ट एग्रेसर, ठीक है ना। तो वो फिर ये होगा कि अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो दैट सैंक्शंस, दो सैंक्शंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू यू। और इस वक्त आपका रशिया के साथ ऑलमोस्ट 140 मिलियन के करीब ट्रेड है जो आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से ज़ाहिर सैंक्शन जब आएंगे तो आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, एक छोटा सा सवाल यहाँ करता हूँ इंपोर्ट पर भी, चूंकि जो वीट इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, उसका एक लार्ज जो पोर्शन है वो हम यूक्रेन से करते हैं। अगर ये मामलात इसी तरह खराब होते गए तो जाहिर है पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट वीट पर भी आएगा, इसका फूड सिक्योरिटी पे बिल्कुल आएगा। देखिए, जो एनर्जी है ना उसके साथ आपकी सब ये चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़ी हैं, लेकिन जाहिर है कि जैसे आपने वीट की बात की है और जो आपने कहा कि क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम कि हमें अपना कोई फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए, पॉलिसीज बना लेनी चाहिए। खास तौर पर आई वुड फोकस कि किस तरह से आप अपना ऑयल सेव कर सकें, ऑयल इंपोर्ट सेव कर सकें और ऑयल का यूटिलिटी कम से कम कर सकें, ताकि उस वक्त हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंज ना आ जाए। ठीक है। नईम खालिद लोधी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जो अमेरिका और रशियन वज़ीर ख़ारिजा, उनकी मुलाकात भी बेनतीजा रही थी, चूँकि ज़रा हम ज़रा बात ये भी कर लेते हैं कि मामला हल कैसे हो सकते हैं। बाइडन साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ दी। अगर ये मुज़ाकरात बेनतीजा रहे, आगे होने वाले मुज़ाकरात की मैं बात कर रहा हूँ, और इस तरह टेलीफोनिक रब्तों में भी धमकियाँ दी जाती रहीं, तो फिर हालात तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जी, इसमें तो कोई शक। मैं थोड़ा सा वीट की बात कर दूं। प्लीज। वीट हमें यूक्रेन से इसलिए इंपोर्ट करनी पड़ी थी क्योंकि पिछले साल बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई थी। ओके, वीट के हम डिपेंडेंट नहीं है यूक्रेन पे। हाँ जी, हम मतलब इतने डिपेंडेंट नहीं है। ठीक। और उसमें हम खुद कफील हैं तकरीबन। वो कभी किसी साल प्रॉब्लम हो जाता है, और वैसे भी हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात भी कर रहे हैं वैसे। जी, और ये मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये पहले से सोच, अब भी हमारे पास टाइम है कि कोई स्पेशल मेजर्स, जिसमें एक तो आपकी जो कंजम्पशन है उसमें एक्स्ट्रा वैगेंजा अगर है तो उसको हम कंट्रोल करें। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएं, कोई इस किस्म की पाबंदियां लगाएं, लोगों को हम इस बात पे माइल करें कि आप साइकिल इस्तेमाल करें या और मिलकर सवारियां इस्तेमाल, बहुत कुछ दुनिया बहुत कुछ करती है।
और वो हमने मादर पिदर आज़ादी सिर्फ हमारे मुल्क में है। नहीं खालिद लोधी साहब, इस पर बहुत मीम्स भी बनती हैं। पेट्रोल प्राइस बढ़ जाती है तो साइकिल बना के लोग कहते हैं कि साइकिल पर आ जाओ, लेकिन आपने तो इसको एंडोर्स किया। उल्टा मजाक उड़ाते हैं ना। देखिए, बजाय इसके कि इस इंसेंटिव दिया जाए कि जी साइकिलें डिस्ट्रीब्यूट की जाए और लोग जो बड़े लोग हैं वो साइकिलों पर चढ़कर अपना एक बताएं लोगों के लिए लीड रोल अदा करें। और ये भी कि 2 नहीं 1 रोटी खाएं जी। और उसके अलावा गाड़ियों में सीटिंग कैपेसिटी फुल इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना कि आपने अगर पब्लिक को इम्प्रेस करना हो तो आप अपनी गाड़ी को बड़ा करते हैं, छोटा नहीं करते। ठीक, मतलब आप कोशिश करते हैं कि मैं प्राडो से लैंड क्रूजर में चला जाऊं और लैंड क्रूजर से और अगर कोई हवाई जहाज उसमें चला जाऊं। तो ये इस किस्म के मामलात हैं। बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वो तो मेरा ख्याल उन्होंने भी सही कह दिया कि हम पर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन हम शायद इस सिलसिले में कुछ कर ना पाए। ठीक है, हम कुछ कर ना पाए सर। 2 छोटी छोटी सी बातें। एक, कौन कुछ कर पाएगा, कौन सा ऐसा मुल्क है जो रोल प्ले कर सकता है, एक बात। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका धकेल रहा है इस मामले को वॉर की तरफ, कितने फीसद चांस है आपकी नजर में कि वॉर की तरफ बढ़ जाएंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये कि कौन कर सकता है, ये 2 ही मुल्क हैं, रूस और अमेरिका। ठीक है, खुद ही कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली फैसला करेंगे। और मेरा अपना ख्याल ये कि 10 से 15% चांस है कि ये कन्फ्लैग्रेशन की शक्ल इख्तियार कर ले। ज्यादा चांस ये है कि ये किसी छोटे से एक्शन के बाद रुक जाए और अमेरिका की ये कोशिश होगी कि इतना एक्शन जरूर हो जाए कि वो पाबंदियां लगा सके रूस के ऊपर। अब ये पाबंदी की बात आपने किया, सिर्फ माजी में भी तो पाबंदियां लगी, लेकिन पुतिन साहब को कोई रोक नहीं सका, या उनके हवाले से कहा जाता है कि ओवर एम्बिशियस लीडर भी हैं वो। जी, एक ये बात भी, और दूसरी ये कि पाबंदियों का जो थ्रेट है वो मेरा ख्याल है ज्यादा कारगर होता है बजाय इसके कि जब आप पाबंदियां लगा देते हैं, क्योंकि फिर वो मुल्क जो है ना किसी तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ये जो नेक्सस है ना चाइना रशिया का, अमेरिका को ये खल रहा है और इसको किसी न किसी तरीके से। दूसरा, ये जो कुछ यूरोपीय ममालिक राग़िब हो रहे हैं चीन की तरफ और तजारत बढ़ा रहे हैं और BRI का हिस्सा बन रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो कि इसकी जो चौधराहट है उसके ऊपर ज्यादा आने का इम्कान है। ये वजह है कि सारा असल मामले ये हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। ठीक हो गया, ग्रेट सर। लास्ट कमेंट मैं डॉक्टर नूर से ले लेता हूं। डॉक्टर नूर, आपको क्या लगता है, अगर ये मामला जिस तरह सर ने कहा कि 10 से 15% चांस है कि वॉर की तरफ जा सकते हैं या कोई एक आधा इंसिडेंट हो सकता है जिस पर अमेरिका पाबंदियां लगा सके, कितने फीसद ग्लोबल ट्रेड आपको लगता है अफेक्ट होगी? देखें, फीसद का तो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे, लेकिन ये कहा जाएगा कि बिल्कुल इफेक्ट होगी। और इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 चीजें अगर वो जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही है, अगर वो इमीडिएटली करें। एक तो जो आपकी लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उसको फौरी तौर पर कर्टेल कर दें। ठीक। उसके अलावा जो ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो मुल्क इंजॉय करते हैं, इंश्योर करते हैं जहां बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाए ऑयल का, उसका अरेंजमेंट इस वक्त पाकिस्तान को करना होगा। वो उसका अरेंजमेंट जरूर रखें जब हाई क्राइसिस हो जाएंगे और पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और कोशिश करें कि जो खासतौर पे गवर्नमेंट इस चीज को भी एक करे कि जो नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स है ना उसको रोक सके, क्योंकि उससे आपको ऑयल की कंजम्पशन को होगा सेव होगा। और आपके जो वर्किंग आवर्स हैं या जो वर्किंग जो आपका मोड ऑफ वर्किंग है उसको भी चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी ये वो मेजर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा, आप साथ मौजूद थे। लेफ्टिनेंट नईम खालिद लोधी साहब, आपका भी शुक्रिया। हम बात करते रशिया यूक्रेन तनाज़े की और उसका इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा। जब बात पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान उससे मुतासर होगा तो उसमें हमारे जो मेहमान हैं उनकी राय भी है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की कि हमें हालात को सिर्फ देखना नहीं है बल्कि रिएक्ट भी करना है। हमें किफ़ायत शारी से काम लेना है, वो चाहे हुक्मरानों की सतह पर हो, वो चाहे अवाम की सतह पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।